हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में पाठ्यक्रम पर आधारित कोई लेक्चर लेकर मैं नहीं हाजिर हूँ, बल्कि मेरे मन में आप सभी से बातचीत करने की इच्छा जागृत हुई। तो मुझे लगा कि पाठ्यक्रम से हट के किसी विषय पर बात करूँ। तो मैं एक विषय चुना हूँ जिस पर बातचीत करूंगा। उससे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जो इस चैनल को अपना मानकर सब्सक्राइब करते हैं और जो वीडियो को लाइक करते हैं, उनको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जबकि कमेंट्स को लेकर मैं बार बार आप सभी को प्रोत्साहित करता रहता हूँ कि आप लोग निश्चित तौर पर कमेंट्स कीजिए, क्योंकि कमेंट्स के माध्यम से ही मुझे पता चलता है कि जो मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ, आप सभी को बता रहा हूँ, वो कितना संप्रेषित हो रहा है, मेरी बातें आप सभी कितना समझ रहे हैं। तो आप लोग कमेंट्स करते हैं, इसके लिए भी मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। लगातार इसी तरीके से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करते रहिए, क्योंकि हम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो उद्देश्य तलवार की धार पर चलने के समान है। क्योंकि हम लोग किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता की हो, चाहे एंट्रेंस की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो। ठीक है, अलग अलग हम लोगों के क्षेत्र हैं, और ये ऐसा क्षेत्र है कि इसमें अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उससे हजारों लोग प्रभावित होंगे। यदि कोई असावधानी आप करते हैं तो वहां भी हजारों लोग प्रभावित होंगे। इसलिए यहाँ पर बड़ा सतर्क होकर अपनी बातों को रखना पड़ता है। फिर भी कहीं कहीं कुछ कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती हैं, तो ये मानवीय त्रुटियों में आप रख सकते हैं इसको। आप लोग भी लगातार अपनी परीक्षाओं को लेकर संघर्ष करते रहे हैं, खूब किताबें पढ़ते रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वन लाइनर हो। पढ़ पढ़ कर कई बार आप अपने को बोरियत भी महसूस करने लगते हैं कि कब तक पढ़ते रहेंगे, इस सरकारी सिस्टम का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे। तमाम दुविधाएं भी मन में बनी रहती हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने टेलीग्राम चैनल वाईटी स्टूडियो में भी कई संस्मरणात्मक कहानियों को भी पोस्ट करने का प्रयास किया हूँ। आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है और प्रोत्साहित भी किया है कि ठीक कहानियां। आज मेरे मन में आया कि मैं आप सभी को एक अनुभव पर और यथार्थ परक कहानी को सुनाऊं, जो कि संस्मरण का ही पुट लिए हुए है। और ये कहानी 3 चरित्रों पर आधारित है, और आप सभी इसको पूरा सुनकर कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा चरित्र आपको अच्छा लगा। बात सन 2010 की है, जब मैं जेएनयू में एमए द्वितीय सेमेस्टर का छात्र था और झेलम हॉस्टल में रहता था। उसी हॉस्टल के एक छात्र का चयन यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग में 9वें रैंक पर हुआ था। और उनके चयन के बाद पूरे हॉस्टल में, कैंपस में चर्चा होने लगी। उनके जितने भी सकारात्मक पहलू थे, या फिर जिन जिन लोगों ने उनको रीड किया था, सारे लोग अपने अपने विचारों को रखना शुरू किए। हमने भी उनको मेस में ही देखा करता था खाना खाने वक्त। तो हमने भी गौर किया कि क्या खूबी रही है। और क्योंकि सफल व्यक्ति होता है तो उसकी हर चीजें अच्छी लगने लगती हैं, और जब आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो तो उसकी बात ही अलग है। तो हॉस्टल में चर्चा होने लगी कि ये कब खाते थे, कब उठते थे, कब पढ़ते थे, किसके साथ ज्यादा रहते थे, ढाबा पर जाते थे कि नहीं। क्योंकि जेएनयू में ढाबा कल्चर भी होता है। आप अगर जेएनयू गए होंगे, या फिर बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ जुड़े हैं, तो ढाबा पर भी एकेडमिक पढ़ाई के अतिरिक्त वहां पर मित्र मंडलियों में बातचीत होती है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा होती है। साथ में एक दूसरे से लोग अपना व्यतीत करते हैं, समय वहां पर व्यतीत करते हैं। तो चर्चा होने लगी कि जो ये सफल व्यक्ति है या छात्र है, वो इन ढाबाबाजी संस्कृतियों में कितना लीन था या फिर इससे अलग था। तो मैंने भी अपना जो भी रीड किया था उनको देखा। तो जो चीज मैं रीड किया था, मैंने देखा कि आमतौर पर वो मेस में तब आते जब मतलब कि खाने का जो टाइम हुआ करता था वो आधा घंटा शेष रहता था। क्योंकि टाइमिंग थी मेस की कि 1.5-2 घंटे वहां पर 7:30 बजे से 9:30 बजे के आसपास तक लोग खाते थे। तो 9 बजे के आसपास आते थे खाने, और थाली में
पूरी थाली में दाल भरते, उसको चम्मच से सिप सिप करके पीते और धीरे से खाकर उठकर चले जाते। किसी से बहुत ज्यादा ना बातचीत करना, बहुत कम बोलना, न के बराबर बोलना, इसको भी लोग याद करते। तो वहां पर हॉस्टल में भी एक कल्चर है, मेस में खास तौर से डिबेट का, कि बच्चे एक तरफ खाना खाते हैं, दूसरी तरफ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करते हैं। जहां पर सामान्यतः हमें 10-15 मिनट में खाना खा लेना चाहिए, वहां पर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक भी लोग आपस में डिबेट करते हैं और बड़ा ही आनंद के साथ डिबेट करते हैं। इसका एक अपना अलग पक्ष है। लेकिन हम सफल व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको मैंने देखा कि अपने काम से काम और बहुत ही एक लिमिट दायरे में रहना। इसी बीच उनका इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया वाले भी आ गए और उनके कमरे में जाकर देखना शुरू किए कि किन किन किताबों को पढ़ते थे, क्या इनका टाइम टेबल का स्ट्रेटेजी था, सब कुछ। लेकिन जैसे वो उनके कमरे में प्रवेश की, किताबों के नाम पर टेबल पर केवल 3-4 किताबें, टाइम टेबल के स्थान पर कैटरीना कैफ की फोटो, तो ये सभी बातें बाहर आई। तो लोगों के दिमाग में आया कि यूपीएससी खूब किताबों को पढ़ने के बाद नहीं निकलता है, बल्कि उसके लिए अपनी अपनी रणनीति होती है। तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा और हमारे समाज में भी ऐसा होता है कि जो सफल व्यक्ति होता है, उसको लोग कई बार फॉलो करना शुरू करते हैं, उसका नकल करना शुरू करते हैं। तो लोगों को लगा कि अब कम बोलना है, दाल पीना है, महिला मित्रों की मंडली में रहना है, ढाबा पर नहीं जाना है बहुत ज्यादा, मेस में डिबेट नहीं करना है, इन सारी चीजों को अपना लिया। इसी बीच उनका एक इंटरव्यू एक पत्रिका में छपता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई सेलेक्ट होता है तो पत्र पत्रिकाओं में उनका इंटरव्यू भी आता है। तो एक पत्रिका में उनका इंटरव्यू आया और हॉस्टल के होने के नाते मैंने उस पत्रिका को खरीदा और उनका इंटरव्यू पढ़ने लगा। तो इंटरव्यू में वो बताया कि यूपीएससी का जब इंटरव्यू देने गए तो 10 से 15 मिनट ही उनका इंटरव्यू चला था। तो ये भी भ्रम टूट गया कि जिसका घंटा 1.5 घंटा इंटरव्यू चलता है, 50-55 मिनट इंटरव्यू चलता है, उसी का होता है। तो और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, जिसको कि मैं आज बताना चाह रहा था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि सफलता अपने मूल मंत्रों से मिलती है, न कि दूसरों के मूल मंत्रों के नकल से। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो भी व्यक्ति सफल होता है, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उसी के अनुसार बनना शुरू कर देते हैं, अपनी क्षमता को नहीं पहचानते। तो उन्होंने कहा कि सफलता अपने मूल मंत्रों से मिलती है, दूसरे के मूल मंत्रों से नहीं मिलती। तो ये तो एक चरित्र था। दूसरा चरित्र, दूसरी कहानी जो इस प्रकार है कि झेलम हॉस्टल की ही कहानी है और वहां पर एक हमारे बहुत ज्यादा सीनियर थे, वो रहा करते थे और उन्होंने लगभग 5 बार, लगभग क्या 5 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। 4 बार उन्हें असफलता मिली और उस असफलता ने, जितनी भी असफलताएं थी, उनके अनुभवों को और मजबूत की और उनका 5वीं बार में चयन हुआ। लेकिन जब वो 5वीं बार परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उसी समय उनका एक नया रूममेट आया और जो कि बीए का स्टूडेंट था। और आमतौर पर जेएनयू में जितने भी विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं, वो ना चाहते हुए भी 1-2 बार यूपीएससी की ट्राई जरूर करते हैं। कई बार तो बहुत जुनूनी और डेडिकेटेड भी स्टूडेंट आते हैं कि यूपीएससी के अलावा कुछ नहीं करना है। तो वैसा ही उनका नया रूममेट आया जो कि यूपीएससी को लेकर पूरा डेडिकेटेड था और सहयोग से एक अनुभवी व्यक्ति उसका रूममेट बन गया। अब ये जो 5वीं बार में सेलेक्ट हुए थे, जो जिनको कि हम लोग भैया कहते थे और इसलिए कहते थे कि उनसे कई बार बातचीत भी होती थी। पहली जो कहानी मैंने सुनाया उसमें बातचीत नहीं होती थी, लेकिन इनसे बातचीत होती थी। तो इनका जो रूममेट आया, तो इनके पढ़ाई, इनकी स्ट्रेटेजी को देखना शुरू किया। ये जो भैया थे, ये रात में 11 बजे से लेकर सुबह में 5 बजे तक पढ़ते थे और दिन भर सोते थे। समय-समय पर उठकर नाश्ता और खाना इत्यादि खा लेते, लेकिन उनका टाइम जो था वो रात का था। तो उनका जो नया रूममेट था, उनकी प्रतिक्रिया में वो 2-2, 3-3 दिन लगातार पढ़ता रहता और पढ़ते-पढ़ते अपने में यूपीएससी को एकदम समा लिया हुआ था। वो मेस में जाता,
तो मेस वर्करों से भी एज ए ऑफिसर ही ट्रीट करता, या फिर जब वो लाइब्रेरी जाता तो लाइब्रेरी में भी पूरा एकदम ऑफिसर की तरह ही ट्रीट करता, मतलब जीता था। लेकिन नकल करते करते, प्रतिक्रिया में पढ़ते पढ़ते उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी, क्योंकि पढ़ाई में आराम की भी जरूरत होती है। उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। वो समझाते भी थे कि अभी तुम अच्छे से ग्रेजुएशन कर लो, इसके बाद तैयारी करना, जो भी है। लेकिन वो शायद एक बार और ग्रेजुएशन कर लिया था, क्योंकि जेएनयू में ग्रेजुएशन फॉरेन लैंग्वेज में होता है, तो अक्सर उसमें एज बाउंडेशन नहीं है तो कोई भी आ जाता है। ठीक है, तो वो भी इसी टाइप से आया हुआ था। और एक चीज और लोग सुनकर आते हैं कि जेएनयू में ही यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, वहां रहना है तो आराम से हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, सारी चीजें। ये बात भी सही है। तो कहने का मतलब है कि वो विद्यार्थी नकल करने के प्रयास में बिल्कुल मानसिक रूप से बीमार होने लगा, यहाँ तक कि मानसिक विक्षिप्तता का भी शिकार होने लगा। अब वो हॉस्टल में पढ़ने के अलावा अब लाइब्रेरी में भी जाने लगा, और लाइब्रेरी में भी जब जाता था तो एक टी शर्ट बनवाया था जिसके पीछे यूपीएससी लिखवा लिया था। अब जो भी कोई उसको देखता तो हंसने के अलावा रास्ता नहीं बचता। सारे लोग उसको एक एज ए पागल के रूप में ही समझना शुरू कर दी। वहां पर एक धवलपुर हाउस है, अगर आप जेएनयू में जाएंगे तो उसमें बैठने वालों को पहले ही मान लिया जाता है कि ये अग्रिम आईएएस है या फिर यूपीएससी में सिलेक्टेड व्यक्ति है, तो बड़ा ही रिस्पेक्ट से लोग भी देखते हैं। वो भी उसमें जाकर बैठता था और पीछे यूपीएससी लगा हुआ था। अगर मान ली उसके बगल में कोई अचानक या भूलवश कोई अगर छात्रा आकर बैठ जाती तो कुछ देर तक वो शांत रहता, इसके बाद धीरे से कहता, विल यू मैरी मी। इसके बाद छात्रा को लगता कि ये क्या पागलपन वाली बात है। वो धीरे से अपना लैपटॉप इत्यादि उठाती और दूसरी जगह चली जाती, फिर अपने दोस्तों को बताती कि ये ऐसा है। तो मतलब धीरे धीरे लोग उससे सतर्क होने लगे। वो व्यक्ति अप्रत्यक्षता आप देखेंगे कि अकेलेपन का शिकार हो गया, उसके साथ कोई नहीं है, उसके हरकतों से, उसके व्यवहारों से, क्योंकि जुनून था उसको। अपनी क्षमता को नहीं पहचान रहा था, वो नकल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा कि नकल करके भी लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी होती है तभी ऐसा संभव होता है। तो ये दूसरी स्टोरी थी जिसमें कि हमने बताया कि कैसे एक अच्छा खासा व्यक्ति मानसिक विक्षिप्तता का शिकार हो जाता है और फिर अकेलेपन का भी शिकार हो जाता है। एक तीसरी स्टोरी मैं फिर से आप सभी को बताने जा रहा हूँ, जो कि जेएनयू कैंपस पर ही आधारित है। उस कैंपस में एक और छात्र रहता था जो कि यूपीएससी की तैयारी करता था, और साल भर वो माहौल बनाता था कि इस बार मुझे यूपीएससी देना है। फॉर्म भी भरता, सब कुछ वेल तरीके से करता। एडमिट कार्ड जब आता तो उसको डाउनलोड कर लेता वो। इसके बाद सबसे पहला काम करता कि अपना सिर मुड़वा लेता। सिर मुड़वा लेने के बाद अपने दोस्तों के पास रूम रूम घूमता, बोलता कि इस बार मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, इस बार मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, तैयारी थी लेकिन अचानक मैंने इस बार अपनी रणनीति को चेंज किया है, इस बार मैं परीक्षा नहीं दे रहा हूँ। क्या तुम परीक्षा दे रहे हो, वही सवाल करता। और अक्सर यही लोग परीक्षा को लेकर कई बार लोग बोलते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं, परीक्षा शब्द का यूज नहीं करते हैं, बल्कि बोल देते हैं क्या इस बार दे रहे हैं। तो इसी यही पता चल जाता है कि पूछ रहा है परीक्षा के लिए कि नेट दे रहे हैं, यूजीसी नेट दे रहे हैं, ठीक है, सीवीटी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, पीसीएस दे रहे हैं। तो पूरा कैंपस में घूम घूम कर यही बोलता कि क्या आप दे रहे हैं, मैं तो इस बार नहीं दे रहा। जबकि इसके पहले खूब माहौल बनाता, और हर, चाहे वो इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो, चाहे वो आईआर का पोर्शन हो, खासतौर से यूपीएससी का जो भी एनसीईआरटी बेस्ड पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, उसका कई बार विद्यार्थी प्रयोग करके, पहली बार जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको कई बार डराने का भी काम करते हैं, जैसे मुद्रास्फीति, अवस्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के कुछ शब्दावलियों को लेकर लगातार एक देश से दूसरे देश में क्या संबंध चल रहा है, क्या है, इस टाइप से कई बार भयानक स्थिति पैदा कर देते हैं। तो ये 3 स्टोरियां थी, अलग अलग आपने देखा। मैं इन तीनों स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाह रहा था कि सफलता अपने मूल मंत्रों से मिलती है, या फिर आप नकल को
नकल के आधार पर सफलता पा पाएंगे, या आप केवल माहौल बनाते रह जाएंगे तो सफलता मिलेगी। अब आपको ये निर्णय करना है कि इसमें से किस चरित्र को आप अधिक पसंद करते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अक्सर हम जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो कुछ देर तक हम काफी प्रभावित रहते हैं, लेकिन अंत में फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव भी कम होता जाता है और फिर लगता है कि फिर से हमें कोई मोटिवेशनल चीज सुननी चाहिए जिससे कि हम आ, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ पाए। तो ऐसा करने की बहुत ज्यादा मतलब कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे आपका सिर दर्द करेगा तो तुरंत आप डिस्प्रिन या फिर पैरासीटामोल जो भी दवाई है उसका यूज कर लेंगे। आप थोड़ा सा भी लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे कि नहीं मैं लड़ूं। कई बार जो पढ़ाई होती है उस दवाई की तरह हो जाती है कि बार बार उसकी कमी महसूस होने लगती है कि अगर ये दवा मैं ले लेता तो ठीक हो जाता। और कई बार वो शिक्षक उस डॉक्टर की तरह हो जाता है कि लगता है कि एक बार उनसे मैं अगर कंसल्ट कर लेता तो मेरी समस्या का समाधान हो जाता। तो इसलिए मोटिवेशनल चीजों को देखना चाहिए, लेकिन एकदम से उसका आदी नहीं होना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मानना है। क्योंकि जब आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति भूख रहेगी तो निश्चित तौर पर आपको किसी सहायक की, किसी हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगा कि ये स्टोरी आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट्स करते रहते हैं कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसको अगर मैं पढ़ लूंगा तो फला विषय में सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं, फला परीक्षा में क्वालिफाई हो जाऊंगा कि नहीं। तो चीजें तो मैं अपने लेवल पर प्रस्तुत कर ही रहा हूँ, अब आप उसको कितना फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं तो किसी को ठीक से जानता भी नहीं हूँ कि आप कैसे नोट्स बना रहे हैं, क्या आपका टाइम टेबल है। क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं तो मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि मेरी हर बात को आप लोग मानकर उसको फॉलो कर रहे होंगे, उसके हिसाब से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। इसी उम्मीद से तो मैं जुड़ा हूँ। बाकी कोई मतलब इस तरीके से इच्छा नहीं है कि मैं इस चैनल के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए कमाऊं, अलग अलग फ्लैट लूं, ये करूं वो करूं, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो चीजें आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। तीनों कहानियों में से कौन सी कहानी आपको अच्छी लगी और किसको फॉलो करना चाहिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मुझे कमेंट्स का इंतजार रहेगा, तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।